नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूँ रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसके बारे में अपन ने कुछ चीज़ें अपन ने देख ली थी पहले, जिनके बारे में डिटेल से आज हम और कुछ आगे देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है, जैसे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, इनके प्रोडक्ट्स और इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कितनी एनर्जी अपने को ग्लूकोज से मिलेगी, कौन सा प्रोडक्ट होगा किस रिएक्शन का, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। उससे पहले अपन बेसिक सी कुछ बातें जान लेते हैं जिनके बारे में अपने को फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। जिनमें से अपन बात करेंगे आज क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी वो क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है। और रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने CO2 H2 वगैरह इनके बारे में, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में अपन ने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत देख लिया था। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे फोटोसिंथेसिस एक डाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बाहर की मेम्ब्रेन को अपन आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। मेन चीज ये है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है। तो मैं बता दूं आपको, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन थाइलेकोइड या ग्रेना, और जो ये कंप्लीट इसका जो ग्रुप है उसको बोलेंगे अपन ग्रेनम। आप इन चीज़ों को छोड़ दो, एक बार इस चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो इस वाले पार्ट में अपने पास कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस जो H2 है उसका डिग्रेडेशन कहाँ होगा? ये थाइलेकोइड के ल्यूमेन वाले पार्ट में। आपको पता होना चाहिए कि ल्यूमेन कहाँ होती है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन ल्यूमेन, जो थाइलेकोइड का पार्ट ऑफ सेंटर होता है। जो क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड भरा होता है, जिसमें RNA, स्टार्च ग्रेन्यूल्स और भी बाकी कंपोनेंट्स जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, इस पूरे लिक्विड को बोलेंगे अपन स्ट्रोमा। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस में अपने को ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये थी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। डिटेल से अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि अपने को अभी जहाँ तक जरूरत है आपको पता होना चाहिए थाइलेकोइड के बारे में, ल्यूमेन कौन सा पार्ट होता है और स्ट्रोमा क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लाइट रिएक्शन की ओर। थोड़ा बहुत आप जो क्लोरोफिल है, देखो, फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले अपने को क्लोरोफिल के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स होनी चाहिए। क्लोरोफिल जो है ये एक पिगमेंट है। क्या है? एक पिगमेंट। क्लोरोफिल के अलावा एक पिगमेंट होता है अपने पास, फाइकोबिलिन्स। एक पिगमेंट और होता है अपने पास, कैरोटिनॉइड्स। देखो, ये तीनों पिगमेंट, इनके बारे में बात करूं तो ये तीनों पिगमेंट ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों पिगमेंट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा। ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कैरोटिनॉइड्स है, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और फाइकोबिलिन्स
वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है। इनके टाइप्स की बात करूं तो फाइकोबिलेंस में फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन, ये 3 टाइप के फाइकोबिलेंस पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं जो प्लांट्स में अपने को देखने को मिलते हैं। बात करूं कैरोटीनॉइड्स की तो इन्हीं का एक टाइप है जेंथोफिल। देखो जेंथोफिल, इसके बारे में अब मैं बात करूं तो जो कोई, ये मान लो ये कोई प्लांट है, आपने देखा होगा कि जो एक प्लांट की जो लीव्स है उनमें आपको अलग अलग प्लांट्स की पार्ट में अलग अलग कलर में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे जो यंग लीव्स है उनका कलर ओल्ड लीव्स के कंपैरिजन में थोड़ा लाइट होता है। ये किसके बेसिस पे होता है? ये इन पिगमेंट्स के बेसिस पर इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये कौन से पिगमेंट्स हैं? ये होते हैं एक तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये 3 पिगमेंट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस पाया जाता है तो उसकी बेसिस पे आपको लीव्स में थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी के अगर अपन किसी प्लांट में देखें तो जो प्लांट की यंग लीव्स है उनमें जो ग्रीन कलर की जो लीव्स है उनका थोड़ा कलर लाइट होता है, जबकि जो ओल्ड लीव्स है वो आपको थोड़ा डार्क कलर उनमें देखने को मिलता है। वो किसके बेसिस पे है? किसका रीजन है ये है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल और जेंथोफिल के अमाउंट में थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस होता है तो वो अपने को लीव्स में देखने को मिलता है। तो ये हो गई अपने पास थोड़ी बहुत पिगमेंट्स के बारे में जानकारी। इसके आगे अपन बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ ब्लैकमैन। इन साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की जो अपने रिएक्शन पड़ी होगी, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है जो कि लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल सेल में देखने को मिलती है। इस रिएक्शन को एफ ब्लैकमैन ने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो 2 स्टेप में अपने को देखने को मिलती है। वो दोनों स्टेप कौन से थे? जिनमें पहला था लाइट रिएक्शन, दूसरी है डार्क रिएक्शन। मैं आपको अगर इनके बारे में एक डेफिनेशन दूं कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, इनमें डिफरेंस देखना आप। लाइट रिएक्शन जो है उसमें आप H2O के बारे में पढ़ोगे, और जो डार्क रिएक्शन है उसमें अपन किसका यूज देखेंगे? CO2। और जो डार्क रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कनेक्ट कैसे होती है वो अपन आगे देखेंगे। थोड़ी बहुत आपको मैं डिटेल दूं
तो उसमें आप ये समझ सकते हो कि जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर जो डार्क रिएक्शन में जो रिएक्शन होगी उसके लिए एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जैसे एटीपी NADPH। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में कि लाइट रिएक्शन प्लांट में कंप्लीट कैसे होती है। देखो, जो लाइट रिएक्शन है लाइट रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कोई प्लांट है उसमें H2 का डिग्रेडेशन होगा थाइलेकोइड की ल्यूमेन। थाइलेकोइड की ल्यूमेन में जैसे ही H2 का डिग्रेडेशन होगा वहां से H2 से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, देखो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जिसको शॉर्ट में जेड एंजाइम, जिसको OEC या जेड एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Mn मैग्नीशियम की अलग अलग स्टेज प्रेजेंट होती है। इसका रीजन क्या है, देखो जब भी लाइट प्लांट पे गिरेगी और H2O का डिग्रेडेशन होगा उससे जो इलेक्ट्रॉन्स OEC अलग करेगा उस वजह से जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में Mn आयन होता है वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स और होता है अपने पास जिसका नाम है LHC या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, अपने पास जो सेंटर में मॉलिक्यूल होगा वो होगा क्लोरोफिल A। देखो इसके चारों तरफ इन मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे हम कोर मॉलिक्यूल्स। इनके चारों तरफ एक सर्कल और प्रेजेंट होता है, और इस सर्कल के मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे अपन एंटीना मॉलिक्यूल्स। और जो सेंटर का मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल A उसको बोलेंगे अपन सेंटर मॉलिक्यूल। देखो इनमें आप डिफरेंस समझो, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपने को देखने को मिलेंगे और इस मॉलिक्यूल में या इस पूरे कॉम्प्लेक्स में ये जो मॉलिक्यूल है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के होते हैं और इसका जो कोर मॉलिक्यूल है वो हमेशा क्लोरोफिल A होगा। और जो इसका क्लोरोफिल A के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल है उनको बोलेंगे अपन कोर मॉलिक्यूल्स। और जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं ये वाला पार्ट इसको बोलेंगे अपन एंटीना मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इन एंटीना मॉलिक्यूल्स के बारे में एक काम क्या करते हैं उसके बारे में देखें
तो जैसे ही लाइट प्लांट पे गिरेगी फोटोसिंथेसिस के लिए, तो लाइट में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो होती है फोटोन की फॉर्म में, या उनको क्वांटा बोल लो, जो लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। डायरेक्ट लाइट किसके संपर्क में आएगी? एंटीना मॉलिक्यूल्स की। एंटीना मॉलिक्यूल्स एनर्जी किसको देंगे? कोर मॉलिक्यूल्स को। और कोर मॉलिक्यूल्स जो लाइट है वो लास्ट में किसको प्रोवाइड कराएंगे? क्लोरोफिल ए को। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में अपने देख लिया कि क्या काम करता है। अब अपन पूरी लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल से देखेंगे, ये कैसे कंप्लीट होती है। अपने लगभग इसके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अब बात आती है सीक्वेंस की, कि किस सीक्वेंस से लाइट रिएक्शन प्लांट्स में कंप्लीट होती है। देखो, लाइट रिएक्शन सबसे पहली बात ये कहाँ होती है? थाइलेकोइड के ल्यूमेन वाले पार्ट। देखो, थाइलेकोइड में ल्यूमेन वाले पार्ट में वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा, उसके बारे में देखते हैं अपन। चार जल के मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में 4H+ और 4OH- में टूट जाते हैं। अब देखो, इनसे इलेक्ट्रॉन अपने को कैसे मिलेगा? ये जो नेगेटिव का साइन है ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। फोर OH के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए अपने पास कॉम्प्लेक्स था, कौन सा? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में अपने अभी बात की थी। ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 OH के मॉलिक्यूल से अलग करेगा। 4 OH के मॉलिक्यूल बच के अपने पास। अब ये 4 OH के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ये बनाएंगे 2 H2O के मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अपने पास इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने अपने को 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ जाएंगे? अब अपने पास यहाँ पे आता है एक मॉलिक्यूल जिसको YZ के नाम से अपन जानते हैं। ये एक प्रोटीनीय मॉलिक्यूल होता है जो प्रोटीन से बना होता है। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वेक्टर का काम करके जाएगा, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुंचाएगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। और इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे अपन पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम बोल सकते हो। जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 780। जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जो लाइट गिरेगी उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 780 एंगस्ट्रॉम। इस बेसिस पे यहाँ पे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा उसको अपन बोलेंगे फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 680 एंगस्ट्रॉम। इस लाइट से जैसे ही लाइट फोटो सिस्टम सेकेंड के सेंटर में मॉलिक्यूल कौन सा था? क्लोरोफिल ए। वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा।
एंटीना मॉलिक्यूल कोर मॉलिक्यूल को लाइट देंगे, कोर मॉलिक्यूल से लाइट कहाँ पे जाएगी, सेंटर पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम ए क्लोरोफिल ए के पास। उनके पास एनर्जी जाते ही जो YZ कॉम्प्लेक्स था या YZ जो प्रोटीनी मॉलिक्यूल था वो इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल ए को देगा। क्लोरोफिल ए के पास जैसे ही एनर्जी आएगी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज करके वो हायर एनर्जी स्टेज में चला जाएगा, जिसको अपन स्टार से दर्शाएंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहां से इलेक्ट्रॉन देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा थियोफाइटिन के पास। अब थियोफाइटिन क्या होता है कि ये क्लोरोफिल का ही, ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर ही होती है, लेकिन इसमें जो क्लोरोफिल है उसमें जो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है उसको H+ के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो अपने पास उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे थियोफाइटिन। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन ए और प्लास्टोक्विनोन बी, या आप इसको प्लास्टोक्विनोन या प्लास्टोक्विनोन H2 भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास, और यहां से मॉलिक्यूल प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। अब देखो, प्लास्टोसाइनिन के पास जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहां पे आते आते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है। तो यहां पे एक पिगमेंट सिस्टम फिर से प्रेजेंट होगा अपने पास, PS फर्स्ट, जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो अपने पास कितनी होती है, 700। जैसा यहाँ पे हुआ था कि अपने पास फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा ये, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 700 एंगस्ट्रॉम, ओ सॉरी 700 नैनोमीटर। और इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और इसको ऑब्जर्व करके वो फिर से हायर स्टेज में चला जाएगा, जिसको अपन फिर से स्टार से दर्शाएंगे। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, फिर जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, और एंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आयरन NADPH रिडक्टेज के पास। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करते ही ये 4 H+ के मॉलिक्यूल किसको देगा, NADP+ को, और ये NADP+ किस में चेंज हो जाएगा, NADPH2। ठीक है, ये तो था अपने पास NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया, 2 मॉलिक्यूल अपने पास NADPH2 के अपने पास मिल गए। अब देखो इसमें ATP का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ प्लास्टोक्विनोन, मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टोक्विनोन H2 वाला पार्ट है यहाँ पे ग्रेडियंट बनता है। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल से कहाँ पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसके थ्रू इस रिएक्शन के अंदर जो लाइट रिएक्शन है उसमें ग्रेडियंट किस हिसाब से बनेगा और ग्रेडियंट होता क्या है, उससे ATP का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बात करेंगे अपन ETS में। तो यहाँ पे अपने पास नेट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे, ATP
NADPH2 और ऑक्सीजन। ये अपने पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हो गए। अब डार्क रिएक्शन इन प्रोडक्ट से कैसे स्टार्ट होगी? लाइट रिएक्शन का मेन मकसद क्या है कि ये डार्क रिएक्शन के लिए ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन करेगी, जिसके थ्रू आगे डार्क रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगी, और उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा वो अपन देखेंगे। अब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। देखो, अब डार्क रिएक्शन इसका मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं करेगी तो अपने को डार्क रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उन ATP और NADPH2 का कैसे यूज होगा डार्क रिएक्शन में वो अपन देखेंगे। देखो, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है RUBP, और इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है 1,5 ट्राइबुलोज बिस फॉस्फेट। ये क्या करेगा, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ये एंजाइम होता है जो क्या करेगा, RUBP और CO2 इन दोनों को मिला के कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 3PGA। ठीक है, देखो RUBP जो है वो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और एक CO2 का मॉलिक्यूल हो गया, तो टोटल कितने कार्बन हो गए अपने पास, 6 कार्बन हो गए। 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है 3PGA, तो ये 2 मॉलिक्यूल अपने पास 3PGA के बन गए, यहां तक ठीक है। अब आगे 3PGA से अपने पास यहां बनेगा अपने पास PGAL, और 3PGA से PGAL बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल ATP और 2 ही मॉलिक्यूल NADPH2 के अपने पास यहाँ पे खर्च होंगे। ठीक है, अब ये 2 PGAL जो है कितने कार्बन है इनमें, 6 कार्बन, इनमें से वापस 5 कार्बन जो है वो वापस रीजनरेट हो जाते हैं किसमें, RUBP में, और यहां अपने पास एक ATP का खर्च आएगा और एक जो कार्बन है अपने पास वो किस में निकल जाएगा, स्टार्च के लिए। अब देखो इस साइकिल को समझना आप, RUBP से 3PGA बन रहा है अपने पास, और इस स्टेप को अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और 3PGA से जो
दो पीजीएल के मॉलिक्यूल बनते हैं, इस स्टेप को बोलेंगे अपन रिडक्शन। रिडक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे दो NADPH2 के मॉलिक्यूल NADP प्लस में चेंज हो गए और दो ATP से दो ADP अपने पास बनते हैं, और 2PGL से जो अपने पास 5 कार्बन का मॉलिक्यूल RUBP वापस रीजनरेट होता है, इसलिए इस स्टेप को बोलेंगे अपन रीजनरेशन। ठीक है, अब देखो इस जो डार्क रिएक्शन है और इस साइकिल को बोलेंगे अपन C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। पहले आप इस साइकिल को समझो, ये चीजें अपन बाद में देखेंगे। इस साइकिल के अंदर जो अपने पास 5 कार्बन का मॉलिक्यूल RUBP था और एक CO2 का मॉलिक्यूल, जिससे अपने पास दो मॉलिक्यूल 3 कार्बन के PGA का फॉर्मेशन होता है, और दो मॉलिक्यूल अपने पास PGAL बनते हैं, जिनमें से 5 कार्बन वापस रिजनरेट होते हैं और एक कार्बन अपने पास यहाँ पे ग्लूकोज या स्टार्च बनाने के लिए अपने पास स्टोर रहता है। और एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो एक साइकिल में अपने पास एक कार्बन बच रहा है, तो पूरे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए अपने पास ये साइकिल कितनी बार चलेगा? 6 बार। ठीक है, 6 बार चलने के बाद इस साइकिल के फॉर्मेशन में अपने को एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, इस साइकिल की खोज केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और क्लोरेला और सेंडेसमेसिस नामक जो शैवाल थी, उन्होंने इस साइकिल के बारे में उन शैवाल्स में डिटेल से देखा, और उनके जो रिएक्शंस थी उन शैवाल्स में, उनके बारे में केल्विन साइकिल ने इस साइकिल के बारे में बताया, इसलिए इस साइकिल को केल्विन साइकिल भी अपन बोलते हैं। और जो C3 साइकिल, इसको इसलिए बोलते हैं कि जो अपने पास ये जो प्रोडक्ट 3PG है, ये 3 कार्बन का है, इसके बेसिस पे अपन इसको क्या बोलेंगे? C3 साइकिल। ठीक है, डार्क रिएक्शन अपने यहां तक देख ली। डार्क रिएक्शन में देखो, डार्क रिएक्शन में अपन कौन कौन सी साइकिल पढ़ेंगे, जिनमें अपन ने पहला पढ़ लिया C3 साइकिल, दूसरा हो गया C4 साइकिल, तीसरा हम देखेंगे केम साइकिल। ये तीनों साइकिल डार्क रिएक्शन के ही पार्ट है, जिन्होंने जो केल्विन थे उन्होंने C3 साइकिल की खोज की। आगे हम बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में, कि C4 साइकिल के थ्रू अपने पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ तक आपने देख लिया कि C3 साइकिल के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये साइकिल कितनी बार चलेगा। आगे हम बात करते हैं C4 साइकिल के बारे में। देखो C4 जो साइकिल है उसके बारे में सर्वप्रथम जो हेज एंड स्लेक, कौन से साइंटिस्ट थे? हेज एंड स्लेक, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने C4 साइकिल की खोज की। देखो C4 साइकिल जो है वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में चलेगा,
C4 साइकिल जिन प्लांट्स में चलता है उनको बोलेंगे C4 प्लांट। एग्जाम्पल बताऊं इनका, तो अपने पास जो मोनोकोट प्लांट्स हैं जैसे एमरैंथस, एमरैंथस, दूसरा हो गया एट्रिप्लेक्स, ठीक है, शुगर केन, ये ऐसे प्लांट्स हैं। और भी बहुत सारे मोनोकोट्स प्लांट जितने भी आप देखते हो, ज्वार बाजरा, इन सभी में C4 साइकिल देखने को मिलता है। और इन प्लांट्स में एक स्पेसिफिक एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। जिसको हम बोलेंगे क्रेंज एनाटोम। देखो ये क्रेंज एनाटोमी होती क्या है, इनमें जो प्लांट्स हैं, जो C4 प्लांट्स हैं, उनकी जो लीव्स में ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है, ठीक है, इसके नीचे जो मेसोफिल सेल्स हैं या जो मेसोफिल टिश्यू है, वो पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में डिवाइड नहीं होते, वो डायरेक्ट इस हिसाब से प्रेजेंट होते हैं कि उनको वो पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जो बंडल सीड सेल्स होती है, तो ये जो बंडल सीड सेल्स हैं, वो ये जो इसका सेंटर वाला पार्ट है जहां पे वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होते हैं, उनके चारों तरफ सकेंद्रीय वलय, वलय का मतलब सर्किल में प्रेजेंट होती है। और ये जो स्पेस होता है, इनको बोलेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये इंट्रासेलुलर स्पेस हो गया। ये हो गई अपने पास बंडल सीड सेल्स। ठीक है, और ये अपने पास एपिडर्मिस वाला पार्ट हो गया। और इनको बोलेंगे अपन वेस्कुलर बंडल। इनकी एनाटॉमी ऐसी होती है C4 प्लांट्स की कि इनमें जो सेंटर वाला पार्ट है, जिनको वेस्कुलर बंडल बोलेंगे, इसके चारों तरफ बंडल सीड सेल सेकेंडरी वलय में प्रेजेंट होती है। और इनमें ये जो मेसोफिल सेल्स वाला पार्ट है, यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इनकी एनाटॉमी इसलिए होती है कि जो ये वेस्कुलर बंडल है, इनसे वाटर का कम से कम ट्रांसपिरेशन हो या वास्पोत्सर्जन हो, इसलिए इनकी एनाटॉमी इस हिसाब से डिजाइन की हुई होती है कि वाटर का कम से कम लॉस हो और जो CO2 है उसका यूटिलाइजेशन करके ज्यादा से ज्यादा जैव भार का फॉर्मेशन C4 प्लांट्स कर पाए। इसलिए C4 साइकिल का इवोल्यूशन हुआ। ये कर तो सकते थे C3 साइकिल भी, ये अपने अंदर
चलाते हैं, लेकिन उससे इनको इतना बेनिफिट नहीं हो पाता कि जितना कि C4 साइकिल से होता है। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि कम से कम वाटर का लॉस हो और CO2 का भी लॉस इसमें देखने को मिलता है C3 प्लांट्स में। उसको अपन बोलेंगे C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन, वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे C4 साइकिल। देखो C4 साइकिल में अपन क्रेंज एनाटॉमी की बात कर ली, और इनमें एक ये करेक्टर होता है कि इनका जो टेम्परेचर है, देखो ये हायर टेम्परेचर पर इस हिसाब से काम करेंगे कि ये अपने आप को लॉस नहीं करते उस टाइम। जैसे मान लो टेम्परेचर हाई हो गया, तो C3 प्लांट्स में क्या होता है, उस समय टेम्परेचर हाई होने के बाद या लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्लोरोफिल ए जो अपने पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का सेंटर मॉलिक्यूल था, वो डिग्रेड होने का अपने पास खतरा रहता है। लेकिन जो C4 साइकिल है उनमें ये देखने को नहीं मिलता। उनमें क्या होता है, अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या उनकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन PPD की। ये एंजाइम जो है वो टेम्परेचर को इस हिसाब से मैनेज करता है कि ये केवल हाई टेम्परेचर या हाई लाइट इंटेंसिटी पे ही काम करेगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और ये अपने आप को काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से C4 साइकिल नहीं चल पाएगा। तो जो C4 प्लांट्स हैं उनकी क्रेंज एनाटॉमी की हमने बात कर ली, या उनमें जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में भी अपन ने देख लिया, जो कि उनको C3 प्लांट्स से अलग करते हैं। अगर हम साइकिल की बात करें कि C4 साइकिल चलता कैसे है, तो वो देखते हैं। देखो C4 साइकिल का एक तो ये है कि अपने भी बात करी थी, एक तो सेल्स होती है बंडल सीड सेल्स और एक होती है मेसोफिल सेल्स। देखो इनके जो C4 साइकिल है वो प्लांट्स में बंडल सीड सेल्स और मेसोफिल सेल्स, इन दोनों में चलता है। ये जो सेल्स है ये होगी मेसोफिल सेल्स, ठीक है। ये सेल्स होगी बंडल सीड सेल्स। मेसोफिल सेल्स और बंडल सीड सेल्स, इन सेल्स में अपन डिफरेंस भी देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट्स में जो C4 साइकिल है वो अलग अलग सेल्स में चलेगा। देखो इसका रीजन इसलिए है कि जो मेसोफिल सेल्स है उनमें ग्रेना प्रेजेंट होती है और जो बंडल सीड सेल्स हैं उनमें केल्विन साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल जो सेल्स है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा अपने पास, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट थोड़ा वेल डेवलप होता है कि उसमें ग्रेना प्रेजेंट हो, वेल डेवलप हो, या ग्रेना इसमें बंडल सीड सेल्स में इस हिसाब से डिजाइन होती है कि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता या उनमें वाटर का डिग्रेडेशन नहीं होगा, और वाटर का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो वो इस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाती कि वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करे। या मैं सिंपल सी बात समय बात करूं तो जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें ग्रेना वेल डेवलप होगी, क्लोरोप्लास्ट वेल डेवलप होगा, और जो बंडल सीड सेल्स हैं उनमें ये देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था जब C4 प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ाई थी
यहाँ पे जो डायग्राम था उसमें बंडल सीड सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता, और जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस भी अपने को देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें ये भी है कि जैसे मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा होते हैं, जबकि बंडल सीड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या सीमित होती है। ये तो अपन ने बेसिक इनके बारे में डिफरेंस देख लिया, लेकिन इसका रीजन जो हमने रीजन वाली बात की थी, अगर होने को C4 साइकिल या C3 साइकिल एक सेल्स में भी हो सकता था, उसका मेन रीजन ये है कि जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें ग्रेना प्रेजेंट होती है जो वेल डेवलप होती है, और जो बंडल सीड सेल्स हैं उनमें ग्रेना वेल डेवलप नहीं होती है, और जो C3 साइकिल है वो चलता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो इसलिए इन दोनों सेल्स का योगदान C4 साइकिल में होता है। देखो स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल में क्या होता है, ये हो गया अपने पास फोस्फोइनोल, सॉरी ठीक है, 6 फोस्फोइनोल पायरुवेट के मॉलिक्यूल और 6 CO2 के मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 3 कार्बन का फोस्फोइनोल पायरुवेट और ये 6 मॉलिक्यूल अपने पास CO2 के होते हैं। तो टोटल कितने कार्बन हो गए अपने पास, 18 कार्बन तो हो गए फोस्फोइनोल पायरुवेट के, और 6 कार्बन हो गए अपने पास CO2 के। तो इससे अपने पास छह मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का अपने पास 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, उसका अपने पास फॉर्मेशन होता है, और ये जो रिएक्शन है वो चलेगी फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस। सबसे पहले अपने पास कौन सा एसिड बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। देखो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा मेलेट में। ठीक है, जिससे NADPH2 का रिडक्शन होगा, और अपने पास 6 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, NADP प्लस के। ठीक है, और जो मीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल है ये एक दूसरे को प्लाज्मेडेस्माटा के द्वारा कनेक्ट रखते दिए, और ये मेलेट जो है वो प्लाज्मेडेस्माटा के थ्रू जाएगा बंडल सीड सेल्स में, और मेलेट चेंज होगा पायरुविक एसिड, प्लस 6 CO2 के मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहां पे जो 6 NADP प्लस के जो मॉलिक्यूल थे वो चेंज हो जाएंगे 6 NADPH2 में। यहां तक समझ में आ गया। अब जो अपने पास जो CO2 के मॉलिक्यूल है 6, वो कहां चले जाएंगे, केल्विन साइकिल में। हमने बात करी थी कि C3 साइकिल स्ट्रोमा में होता है,
और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा वाला पार्ट है वो बंडल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्रेना वाला थाइलेकोइड वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे मिलेगा अपने को, मेसोफिल सेल्स। तो अपने को वो यहाँ C3 साइकिल कंप्लीट होता है और जो पायरुविक एसिड अपने पास बच गया वो वापस मेसोफिल सेल्स में आएगा और यहाँ ये पायरुविक एसिड वापस किस में चेंज हो जाएगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की हेल्प से पायरुविक एसिड 6 फोस्फोइनोल पायरुवेट के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा और ये वापस सर्किल उस हिसाब से चलेगा कि वापस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो और 6 CO2 के मॉलिक्यूल वापस बनते हैं जो कि C3 साइकिल में चले जाएंगे। ये था अपने पास C4 साइकिल। समझ में आ गया? अब देखो, अब इसमें अपन बात करेंगे ATP और NADPH2 की। इसमें खर्चा कितना आया है? सॉरी, यहां पे 6 मॉलिक्यूल्स सिक्स पायरुविक एसिड से 6 फोस्फोइनोल पायरुवेट बनने में अपने पास कितना खर्चा आता है, 12 ATP का। तो टोटल अगर अपन इसका हिसाब लगाएं कि कितना खर्चा आया है, तो एक तो अपन बात करेंगे केल्विन साइकिल की और दूसरी बात करेंगे अपने पास ATP और NADPH2 की, जो कि अपने पास मेसोफिल सेल्स में यूटिलाइज हुए। देखो, केल्विन साइकिल में अपने पास पिछली बार देखा था कितना खर्चा आया था टोटल, एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADH2 का, ये एक CO2 के लिए खर्चा आता है। और 2 NADPH2। देखो, तो 6 CO2 के मॉलिक्यूल के लिए अपने पास सीधा सा कितना हिसाब हो गया कि 18 ATP और 12 NADPH2। तो टोटल कितना हो गया, 18 ATP तो ये हो गए और 12 NADPH2। फिर से सुनना आप, एक CO2 के मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP के मॉलिक्यूल और 12 NADPH2, ये टोटल 6 CO2 के लिए खर्चा आता है। तो ये तो हो गई C3 साइकिल की बात। और C4 साइकिल में अपन यहाँ देखें तो जो 6 NADPH2 के मॉलिक्यूल अपने पास ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मेलेट बनाने में अपने पास यूटिलाइज हुए थे, वो तो यहाँ पे वापस रीजनरेट हो जाते हैं जब मेलेट से पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये तो बराबर हो गए। लेकिन जो अपने पास 12 ATP के मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाने में यूटिलाइज हुए, उनका अगर टोटल किया जाए तो 18 ATP ये और 12 वो, तो 30 ATP और 12 NADPH2 का अपने पास यहाँ पे खर्चा होता है। अगर अपन C4 साइकिल के हिसाब से देखें कि एक CO2 के मॉलिक्यूल के लिए टोटल ATP का कितना खर्चा आया है, तो 6 पंजे 30, तो एक CO2 के लिए कितना ATP यूटिलाइज हुआ, 5 ATP। और NADPH2 कितना हुआ, 2 NADPH2, एक CO2 के लिए बात कर रहा हूं। तो इस हिसाब से अपने पास टोटल खर्चा कितना आया, 30 ATP का और 2 NADPH2 का। ये तो हो गई खर्चे की बात। प्लस अपने को फायदा कहां से हुआ, देखो इसका फायदा ये हुआ कि एक तो अपने पास यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया और दूसरी बात जो पायरुविक एसिड था वो वापस रिजनरेट हो गया किसमें, फोस्फोइनोल पायरुवेट में, जो वापस सर्किल वापस रिजनरेट होकर अपने पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हो गई अपने पास C4 साइकिल की बात। तीसरा अपने पास जो साइकिल आएगा उसका नाम है केम साइकिल।
देखो केम साइकिल के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। ये जो साइकिल है ये उन प्लांट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो प्लांट्स जीरोफाइट्स होते हैं। अब जीरोफाइट्स का मतलब होता है कि जो प्लांट रेगिस्तान में या मरुस्थल में प्रेजेंट होते हैं, उनमें अगर अपन बात करें सी सी थ्री साइकिल, सी फोर साइकिल और केम साइकिल की, तो केम साइकिल और सी फोर साइकिल एक दूसरे में सेम है। खाली इनमें डिफरेंस इतना है कि जो मीजोफिल सेल्स हैं और जो बंडल सीड सेल है, सी फोर साइकिल दोनों में चलेगा, सी फोर प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन जो जीरोफाइट प्लांट्स हैं उनमें केम साइकिल या उसको सी फोर साइकिल अपन बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस की वजह से। वो डिफरेंस कौन सा है? वो ये है कि सी फोर साइकिल जो है, सॉरी, वो केम प्लांट्स में केवल एक सेल में ही चलेगा। उस सेल का नाम है मीजोफिल सेल्स। देखो जो केम साइकिल है वो मीजोफिल सेल्स में चलेगा, लेकिन ये जो साइकिल है वो डे और नाइट, आधा दिन में चलेगा आधा रात में। इसका रीजन देखो, इसका रीजन ये है कि इन प्लांट्स की जो लीव्स है, आपने देखा होगा जो एलोवेरा का प्लांट है, उसकी लीव्स कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। और उनमें यहाँ पे कांटे प्रेजेंट होते हैं। तो इन प्लांट्स को इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि जीरोफाइट प्लांट्स हैं और मरुस्थल में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें से कम H2O का ट्रांसपिरेशन हो, इसलिए इनकी लीव्स एक तो गद्देदार होती है, काफी थिक होती है कि ट्रांसपिरेशन वाटर का कम हो, और जो लीव्स है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्योंकि अगर जो लीव्स है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जैसे ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसमें स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होंगे, और जितने ही ज्यादा स्टोमेटा होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में देखने को मिलेगा। और अगर लीव्स कांटों में रूपांतरित हो जाती है तो उनका सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। मैं बात करूं एक कांटे की, तो आपने देखा होगा कांटा सिर्फ इतना सा होता है, और लीव्स जो है लीव्स आपको प्लांट के हिसाब से कितनी भी बड़ी देखने को मिलती है। इस वाटर लॉस से बचने के लिए जीरोफाइट प्लांट्स को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इनमें वाटर लॉस कम हो। ये तो पहली बात हो गई। अब डे और नाइट, ये साइकिल डे में चलता है और नाइट में चलता है। इसका रीजन ये है सॉरी, कि नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होंगे, ये प्लांट्स क्या करते हैं, दिन में स्टोमेटा ओपन इसलिए नहीं करते कि वाटर लॉस से हमेशा बचते हैं ये प्लांट, क्योंकि इनको मरुस्थल में वाटर ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होंगे तब ये प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और मेलेट को वैक्यूल्स में सेव करके रख लेते हैं। और जब दिन का टाइम आएगा तो उस मेलेट से ये पायरुविक एसिड और CO2 के मॉलिक्यूल बनाता है, और CO2 के मॉलिक्यूल से वापस C3 साइकिल होगा, और पायरुविक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फेनोल पायरुवेट में। देखो इसकी बात करता हूं, ये सेम साइकिल किस में चलेगा, सिर्फ केम वो सॉरी केम प्लांट्स में। देखो
इसके बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल से, वो डे और नाइट, ठीक है। नाइट में ये मेलेट का फॉर्मेशन करेगा और इस मेलेट को किस में सेव करेगा, वैक्यूल में, ठीक है। देखो यहाँ पे आप डालो केम प्लांट या केम साइकिल, सॉरी, केम साइकिल। लेकिन अब इसके बारे में बात करेंगे अपन कि ये C4 प्लांट से सिमिलरिटी कैसे शो करेगा और C3 प्लांट से सिमिलरिटी कैसे शो करेगा। C3 प्लांट्स में इसकी सिमिलरिटी ये है कि ये C3 प्लांट की तरह ही सेम एक ही सेल में चलता है जिसका नाम है मेसोफिल सेल्स। ठीक है। दूसरी बात करूं मैं केम प्लांट्स के बारे में, तो ये केम प्लांट्स से जो इसकी सिमिलरिटी है वो इस बारे में है कि एक तो इनमें जो प्रथम CO2 एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलिक फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है, जबकि C3 प्लांट्स में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, रूबिस्को एंजाइम। तो ये हो गई बात इसकी सिमिलरिटीज की, जो C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स से ये शो करेगा। तो दोस्तों आज हमने बात कर, टोटल अगर बात करें हम, तो आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से देखा, जिसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में अगर बात करूं मैं तो C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम प्लांट्स के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ी सी अगर आपको और डिटेल दूं, फोटोसिंथेसिस कल अपन रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए रेस्पिरेशन के बारे में। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों लिंक कैसे है, आपकी कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हो तो उनको आप लिंक करके चलो कि इसके बिना ये नहीं होगा या इसके बिना ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अब देखो फोटोसिंथेसिस में अपन ने क्या देखा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस में पढ़ा अपने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन देखा। लाइट रिएक्शन में अपन ने देखा कि डार्क रिएक्शन के लिए जो एनर्जी है ATP और NADPH2 वो कहाँ बनेगा, लाइट रिएक्शन में। उसको बनने के बाद डार्क रिएक्शन में उसका यूटिलाइजेशन होगा और अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज। एटलीस्ट एक सिंपल सी भाषा में बात करूं तो अपने पास ये मान लो कि प्लांट के लिए फूड का फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज बन गया, लेकिन इससे प्लांट एनर्जी कैसे लेंगे उसकी बात करेंगे अपन रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो गया जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अगला स्टेप होगा इसका ग्लूकोज का कि वो रेस्पिरेशन में जाएगा। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में इसका यूटिलाइजेशन हो गया, अपने पास एनर्जी मिलेगी। फिर वहां से क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ETS चलेगा। अंत में प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलती है इसके बारे में अपन बात करेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों कल नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा रेस्पिरेशन। तब तक के लिए नमस्कार।